अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एजेंडा ऑफ द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया डिस्कस करेंगे कि इसमें मेजर लाइंग अंडरलाइंग थीम्स जो हैं जो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किया गया इस नॉवल में वो है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू बी फ्रेंड्स विद द इंग्लिश मास्टर्स। इंग्लिश जो अंग्रेज थे उनका यहाँ पे एज ए मास्टर का रिलेशनशिप था और इंडियंस उसमें बोथ इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स, उनको इंडियंस की आइडेंटिटी में हम इंक्लूड करते हैं। तो ये बुनियादी सवाल है कि कैन अ स्लेव, कैन अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं जो गुलाम हो, और इंग्लिश जो थे जो मास्टर्स थे कैन बी दे फ्रेंड्स। थ्रू आउट नॉवल हम देखेंगे कि क्या वो दोस्ती निभा सकते हैं कि नहीं। इज द फोकल पॉइंट ऑफ द प्लॉट अ पैसेज टू इंडिया। दूसरा ये है कि कैन ईस्ट टू मीट वेस्ट ऑन अ प्लान वेयर ईच वन ओनली टॉलरेट्स बट ऑल्सो अप्रिशिएट्स द अदर। ये वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है कि टॉलरेट मतलब दे वर नॉट हैविंग एनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बट दे आर टॉलरेटिंग वन अनदर ओनली एज अनअवॉइडेबल चॉइस। इसके अलावा और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। और ये वाला एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते थे किसी हद तक ना, बट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक इंग्लिश की इंग्लिश के साथ और एक इंडियन की दूसरे इंडियन के साथ, दैट वाज मिसिंग। In a larger sense, Foster asked if universal understanding is possible. हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग हर्ट था। तो ईएम फॉस्टर का बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या डिफरेंट आइडेंटिटीज वाले लोग एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट दिस नॉवल डज नॉट रियली सजेस्ट एन अफर्मेटिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग में पॉसिबल ही नहीं। He then proceeds to introduce the characters from the major factions in India and to show their interactions. As he traces the interplay, he keeps before the reader the symbols that show the forces above and beyond the reach of the most men's grasp. इसकी मिसाल मैं आपको यूं बताऊं कि इंग्लिश जो थे दे वर द मास्टर्स। वो उनकी जो रोनी जिस किरदार की अलामत था वो यही है कि एक इंग्लिश मैन जो होता है वो मास्टर होता है, उसे हमेशा अपने स्टेटस से लोअर एक्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो अजीज था वो इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, लेकिन जब बात नेशनैलिटी की आती थी, इंडिया की आती थी या फिर मजहब की आती थी, तो फिर वो अंग्रेज़ों से जुदा रहता। तो यानी ये वो फैक्टर्स हैं रिलीजन का, नेशनलिज्म का, जो कि उन मैन के कंट्रोल में नहीं था। दैट वाज अ बियॉन्ड द कंट्रोल। द स्काई एंड अ हिंट ऑफ द आर्चेस बियॉन्ड इट आर प्रोमिनेंट एग्जांपल कि वो ये कुछ चीज़ें जो है वो उन ह्यूमंस के कंट्रोल में थी, अगरचे वो कोशिश तो करते थे लेकिन दे वर नॉट इन देयर कंट्रोल। To show that not only are three their heights, which only the most perspective minds and can comprehend, but also depths that shows especially sensitive people finding beauty and God in the lowest of the creatures, the jackal and the wasp. Within this framework, he treats of the three of the great religions, Islam, Christianity, and Hinduism. Islam is shown in a decent state, revealing in the past glory. जो अजीज था हमारा करेक्टर डॉक्टर अजीज, वो मुसलसल मुस्लिम्स की पास्ट ग्लोरी में रहता है। द वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम फाइंड्स इट हार्ड टू मेंटेन हिज बिलीफ। यानी जो बैरिस्टर था इसका अंकल डॉक्टर अजीज का, तो वो वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम था, लेकिन वो इस बिलीफ को मेंटेन नहीं कर पाता था। उसका यही था कि हमें इंग्लिश लोगों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ अच्छे रहना चाहिए, लेकिन जब उसका भतीजा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसका ये बिलीफ ख़त्म हो जाता है। His festivals are empty ceremonies in which the participants bicker about the inconsequential matters. Aziz, whom Foster chooses to represent Islam,
professes to skepticism about the precepts of his religion. His poetry is devoted to the flamboyant exploits of the past. यानी जब तक अब आप कहेंगे कि सर पास्ट जो है वो वो बुरा तो नहीं है उसको याद करना। डेफिनेटली जब वो पास्ट को इतने हद तक ग्लोरीफाई करता था कि उसकी शायरी कर, तो फिर उस उस पास्ट की ग्लोरी से ऑटोमेटिकली ये रिप्रेजेंट होता है कि ही वाज अगेंस्ट आर इंग्लिश जो लोग थे वो उसकी उसी पास्ट ग्लोरी को खत्म करने वाले थे। तो डॉक्टर अजीज को कम अज कम उनका फ्रेंड तो नहीं होना चाहिए जिन्होंने उसकी आज़ादी छीनी। All he appears to have left is a sadness because of the decline of Islam and a contempt for the Hindus. The phrase that Mrs. Moore uses to describe the Christianity, a little talkative Christianity, यही बात मिसेस मोर की थी। वो कहती है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो लिटिल टॉकेटिव है, उसके ऊपर अब इतनी बात नहीं की जा सकती। यानी जैसे यहाँ हमारे यहाँ रिलीजन अरूज पर था, इस्लाम का अरूज, हम कहते हैं कि इस्लाम का अरूज तब था जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड होती थी। वो है ना कि चुभे जो कांटा किसी और को कहीं पे, तो मतलब हिंदुस्तानियों का दिल दुखे। तो यही एक फेज थी क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो था वो रिडेम्पटिव था, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला रिलीजन था। लेकिन जब उसमें भी वर्ल्डली अफेयर्स आ गए तो फिर वो भी इसी तरह हो गया जो इस्लाम का हाल हुआ। seems to be the Foster's view of that religion. He chooses to use many biblical allusions, often in an ironic manner, which point up that what Christianity professes but does not practice, कि क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे यहाँ ये इस्लाम की, ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इस्लाम तो पूरी दुनिया का दीन है। सेम क्रिश्चियंस का पर्सपेक्टिव भी यही है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सारे लोगों की जो सेविंग द सोल्स का एक्ट है, कि क्रिश्चियनिटी इज टू सेव द सोल्स ऑफ ऑल द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड बट डज नॉट प्रैक्टिस इट। यही बात मैं पहले भी कर गया हूँ कि क्रिश्चियनिटी की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये अगर हम ये बात करें, जो मिशनरी एजेंडा था बरतानिया, अंग्रेज कुछ हद तक मतलब जस्टिफाइड भी है। यानी अंग्रेज़ों के सामने किसी भी स्टेट के ऊपर जाकर कब्जा कर लेना कोई इतनी आसान बात नहीं। लेकिन वहाँ पार्लियामेंट में जो मिशनरीज थे, पादरी थे, उन्होंने ये एजेंडा रेज किया। यानी कॉलोनियल एजेंडे के पीछे एक और एजेंडा ये था। कॉलोनियल एजेंडा उन्होंने जस्टिफाई किस तरह किया, मिशनरीज के थ्रू जस्टिफाई किया। यानी जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, मतलब वो यहाँ पे कब्जा कर गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉलोनियल बन गए। उसके बाद उसको पार्लियामेंट में जस्टिफाई मिशनरियों ने किया। उन्होंने कहा कि भाई जी हिंदुस्तानी जो हैं वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिविलाइजेशन से दूर हैं, उन्हें किसी किसी चीज़ का पता नहीं, इल्म का नहीं पता, टेक्नोलॉजी का नहीं पता। तो वो कहते कि जी वो यूँ समझ लें कि स्ट्रेट सोल्स हैं, भटकी हुई रूहें हैं। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिश्चियन मिशनरीज की कि हम जाकर उनको सेव करें, उनकी इंसानियत को सेव करें, उनकी सोल को सेव करें। तो पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया कि ठीक है, आपकी जो ये ऑक्यूपेशन है ये जस्टिफाइड है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में, अब आपने रोनी का करेक्टर देखा होगा, तो वो उसके कंट्रास्ट है जो मिशनरी एजेंडा था। The religion of the English in India takes second place to the affairs of the state and does not enter into the practical aspects of their lives. It is merely a conviction. The events of the story lead the reader step by step to a consideration of Hinduism. Professor Godball, its main exponent, is pictured as a man of peace, a man of wisdom, who refuses to become an embellished in the petty quarrels of the men. ये प्रोफेसर गॉडबुल का किरदार जो था किसी तरह एक्चुअल क्रिश्चियनिटी के एजेंडे के करीब करीब। The short climatic section at the end of the novel shows Hinduism in action. The religious zeal of the participants in the festival causes them at least to suspend momentarily, if not to disregard entirely,
any self-seeking for the position as a leader. ये जो हम 1928 में नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, तो अंग्रेजों ने यही कहा था कि तुम कहते तो आज़ादी आज़ादी, इवन तुम अपने डिमांड्स भी राइट नहीं कर सकते। लॉर्ड बर्कन हेड ने कहा था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो लिख के लाओ। फिर नेहरू यहाँ पे आया और उसने नेहरू रिपोर्ट लिखी। इवन थ्रू रिजा इज नियर डेथ, the adoration of the god is so intense that when the sick and the aged Raja is brought to the ceremony, he is scarcely noticed. इन उस राजा को कोई वो भी नहीं करता। The ceremony includes ecstasy, merriment, and solemnity, suggesting that the religion should embody the whole of the life. The biblical passage, God is love, ये बाइबल का है, has an error in spelling, but none is practiced. The Hindu faces are, वो कहते हैं कि God is love को God SI love का, God C love, SI is का जो है ना वो S के बाद I डाल देते हैं, स्पेलिंग रिवर्स कर देते हैं। वो रिटर्न जो है लिखे खड़े होते हैं कि God C love ना, जबकि एक्चुअली यानी क्रिश्चियनिटी का ये है कि God is love. The Hindu faces are mild and serene because religion is a loving force to the Hindus, and among its tenets, one of the most important is the peace that passed understanding. But Hinduism has its imperfection. Foster points out that in Myo, uh, though there is no strife between the Muslim and the Hindus, there is between Brahman and the non-Brahman. अब सेम हम रिलीजन की कैटेगराइजेशन करते हैं तो डिफरेंसेस का जो ये बेसिकली आप ऐसे टू इंडिया को अगर हम मोर क्लोजली देखें तो ये सारे डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करता है कि जो इंडियन पीपल्स के दरमियान प्रिवेलिंग थे, यानी कि हिंदुस्तानियों का मैं लेवल बना देता हूँ कि हिंदुस्तानियों का इंग्लिश पीपल के साथ डिफरेंस, ये इंडियंस आ गए। इंडियंस में बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी इंडियंस का मुस्लिम के साथ जो डिफरेंस चल रहा था, फिर मुस्लिम्स और हिंदू का जो आपस में डिफरेंस चल रहा था, मुसलमानों का और अंग्रेज़ों का जो आपस में डिफरेंस चल रहा था, हिंदुओं का और अंग्रेज़ों का आपस में जो डिफरेंस चल रहा था, और फिर ब्राह्मण्स और नॉन हिंदुइज्म में फिर फर्दर उसी विद इन रिलीजन जो है वो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण का डिफरेंस चल रहा था। तो जिसे कार्टोग्राफीज कहते हैं बच्चे, ये जो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग होती है, मैप्स बनाते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। बॉर्डर्स मैप्स के ऊपर लाइनें बनाई होती है, जो मैप्स बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर्स कहते हैं। तो ईएम फास्टर को हम यहाँ पे ह्यूमन कार्टोग्राफर कह सकते हैं कि उसने बेसिकली वो डिफरेंस लाइन ऑफ डिफरेंसेस ड्रॉ किए, उसने नहीं की, जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग लाइंस ऑफ डिफरेंसेस थी उनको पॉइंट आउट कि फिर इतने डिफरेंसेस के बावजूद वो कैसे एक हो सकते थे, कैसे इंग्लिश कह सकते थे कि मतलब हम इंडिया के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे हैं दैट इज जस्टिफाइड, और यहाँ के लोग हमारे लिए बड़ी चाहत रखते हैं। The key phrases in regard to the character are the understanding heard. Aziz, warm-hearted and impulsive, possessive understanding, but his volatility reduces its effectiveness. इन फौरन जब भी उसकी ज़ात के खिलाफ या उसकी नेशनलिज्म के खिलाफ बात आती थी तो वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग हर्ट था वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता। Adela is cold, honest, and reserved. Mrs. Moore has both kindness and an innate understanding of the people at the beginning of the novel, but the kindness at least does not withstand her experience in the caves. यानी कि माराबार केव्स के एक्सपीरियंस के बाद वो भी डॉक्टर अजीज की गवाही नहीं देती, खामोश हो जाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट काइंडनेस इज ऑफ नो यूज टू हर, ऐसी काइंडनेस की फायदा ही नहीं है। Fielding is the key figure who develops with the novel. He not only crosses racial and national lines, but he responds as though they did not exist. वो ये समझता है कि ऐसा कुछ भी नहीं।
He professes atheism, but by the end of the novel, he has at least become personally aware of the spiritual influence कि कोई ना कोई चीज़ होती है जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती और वो करेक्टर्स की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. Puzzled by the pleasing change in his wife after the encounter with Hinduism, he is intrigued by the whatever it is that the Hindus seem to have found. यानी हिंदुओं की जो स्पिरिचुअलिज्म, यहाँ पे मैं ये एक बात करता जाऊँ, चाहे वो मतलब रिलीजन्स, एक रिलीजन नहीं है, देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूइज्म हो गया, जितने भी रिलीजन हैं इस जो हमारे नॉन रिलीजन, चाहे वो मैन मेड हैं, मैन ओरिएंटेड रिलीजन है, यानी कि जिनके रिलीजियस फॉलोअर जो थे वो मैन थे, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, या क्रिश्चियनिटी सॉरी गॉड ओरिएंटेड रिलीजन थे जिनके जिनके फॉलोवर्स किसी सुपर नेचुरल फोर्स को, मैन को नहीं, सुपर नेचुरल फोर्स को गॉड तस्वर करते थे. तो उन सबका एजेंडा जो बेसिकली है वो यही है, इंसानियत, दोस्ती है, अमन है, भाईचारा है, प्रॉस्पेरिटी है, दूसरों का दर्द बांटना है. तो इन बुद्धिज़्म में भी यही है, वो भी यही कहते हैं कि आप बाकियों को छोड़ो, आप अपने साथी इंसान का दुख बांटो. तो प्रोफेसर गॉडबॉल is not so much as a character as a carrier for an ideology that suggests at least a theoretical answer to the question Foster poses at the beginning of the book. Can the Indians be friends with the English? There is a historical aspect to this novel. तो हाँ, इस हवाले से अगर हम ये देखें कि क्रिश्चियनिटी भी इंसानियत की भलाई चाहती है, इस्लाम भी इंसानियत की भलाई चाहता है, और हिंदुइज्म भी अगर इंसान की भलाई चाहता हो, तो फिर तो डेफिनेटली शुड कैन बिकम द फ्रेंड. बट लेकिन चूंकि देयर रिलीजन वाज नॉट इन प्रैक्टिस, इन क्रिश्चियनिटी जो थी दैट इट वाज नॉट इन इट्स फुल प्रैक्टिस, इस्लाम में अपनी फुल प्रैक्टिस में नहीं था, और हिंदुइज्म जो था वो डिवाइडेड ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में था, तो डेफिनेटली they could never be the friends. There is a historical aspect to this novel as well as a religious one. Foster's premise seems to be that no nation can subjugate another nation without inflicting wounds that leave deep scars. यानी जो बड़े गहरे जख्म छोड़ जाते हैं, उन जख्मों को हील किए बगैर एक कौम दूसरी कौम के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकती. नो नेशन कैन बी ऑफ द सर्विस एज लॉन्ग एज द रूलिंग नेशन होल्ड्स इटसेल्फ सुपीरियर एंड अलूफ. कि कोई और दूसरी कौम, कोई भी कौम दूसरी कौम के ऊपर उस वक्त तक हुकूमत नहीं कर सकती जब तक वो अपने आप को सुपीरियर समझती हो और तनहा रहती हो, अपने सब्जेक्ट्स जो पीपल हैं उनसे तनहा रहती हो. The book is not a strictly historical account, of course, because Foster is more concerned with the social relationship than he is with the history. असल में तो हमारा वो सोशल रिलेशनशिप्स को देखता है, हिस्ट्री को नहीं देखता. लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री भी जो है वो पैरेलल बिहाइंड फोर्स है, तो उसने हिस्टोरिकल अकाउंट्स को भी देखा. बट he does indicate the spirit of rebellion that is beginning to build in the India and shows that the English losing their grip on the government. The last few paragraphs of the novel seems almost prophetic of the Indian independence. यानी आखिरी चैप्टर में पता चल जाता है कि मुसलमानों को आज़ादी मिलने वाली है और इंग्लिश जो रूल है दैट इज बाउंड टू ब्रेक, which did not take place until 22 years after the book's publication. 1947 में वही जो E.M. फॉस्टर्स ने जो वो रेज किए थे क्वेश्चंस के, दैट इज़ नॉट अ सफिशिएंट रूल फॉर द इंग्लिश पीपल और द इंडियंस, तो वो उसका आज़ादी की सूरत में वो हो गया. अब इसमें जो और एस्पेक्ट दिखाए गए हैं वो नेचर का एस्पेक्ट है इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया. This novel does more than stress the malignant effect of the moral and political domination.
It also emphasizes the coexistence of the nature in human struggle कि हर बंदा कोशिश करता है. Someone has noted that Foster knew and appreciated many of the beauties of the Indian landscape, but this is not the novel that depicts them. The mud, the dune-colored sky, the buzzing flies, the evil caves, the floods, and the merciless heat constitute for Foster the setting above the Chandrapur. It is a place of cheerless plain and lumpy hills which contains the fist and the figures of the Manapas. यहाँ पे नेचर का एस्पेक्ट ये है. असल में इसके ऊपर लंबी बहस हो सकती है कि जो ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, मैंने पिछले के 2 लेक्चर में भी बात की थी कि हमेशा जो ऑक्सीडेंट होता है, जो सेंटर ऑफ पावर में होता है, वो हमेशा अपने अदर से मुरा दूसरे यानी ओरिएंट को नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करता है. तो फॉस्टर चूंकि एक इंग्लिशमैन था, तो या वहाँ के जो अंग्रेज़ों का पर्सपेक्टिव था उनके अकॉर्डिंगली जो इंडियंस हैं वो बुरे हैं, ये फ्लड्स की लैंड है, मर्सीलेस हैं, बजिंग फ्लाइज की यानी उड़ती हुई मक्खियों की सरजमीन है, डंप कलर्ड स्काई है. तो डेफिनेटली एक ओरिएंट ऑक्सीडेंट ने एक ओरिएंट को हमेशा ही नेगेटिव रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि वो उस आंख से नहीं देख सकता. तो सेम वाज द केस हियर with the Foster. It is a place of cheerless plain and lumpy hills which contain the fists and the fingers of the Marabar. Nothing fits, and man's creation are completely out of harmony with nature. It is quite evident that Foster intentionally chooses a most unlovingly part of the India to show the disharmony among the people who inhabit it, जो उसमें रहते थे. ये फॉस्टर का फॉल्ट है. ही एक्सप्लोर्स द एक्सट्रीम नेचर. हर जगह मतलब आप अमेरिका भी में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बुरी होती हैं. तो सेम मतलब ये वाला केस था. E.M. फॉस्टर ने जानबूझ के नेचर का बुरा एस्पेक्ट, जहाँ पे नेचर अपने वर्स्ट मैनिफेस्टेशन में थी, वो वाला इलाका चुना. ही एक्सप्लोर द एक्सट्रीम्स ऑफ बेनोवलेंस एंड मेलोवलेंस and uses nature to help with the both. For example, the beauty of the moon illuminates the lonely friendship of Mrs. Moore and Aziz. The pale sun against an insipid sky forecasts the evil of the cave incident. The wasp enhances Mrs. Moore's and Professor Godbolt's concept of love for his creation. The bee stings bring Rolf and Aziz together. वो रॉल्फ को बी काटती है तो डॉक्टर अजीज को उसका इलाज करता है, तो वो एक अंग्रेज और इंडियंस को आपस में करीब ला देते हैं. यानी नेचुरल फोर्सेस भी कुछ इस तरह की होती हैं जो कि इन डिफरेंसेस को मिटा देती हैं. बट द रॉक फोर्सेस द फील्डिंग एंड अजीज अपार्ट. इसमें आपने एडिला और रोनी की एंगेजमेंट के हवाले से देखा होगा कि सडनली एक्सीडेंट होता है. पहले वो एडिला कहती है कि मैंने उससे शादी नहीं करनी है, एंगेजमेंट नहीं करनी. बाद में वो एक ही टांगे पर जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो जाता, तो उसके बाद उनकी एंगेजमेंट हो जाती. दे डेवलप अ सिंपैथी फॉर वन अनदर. दिस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन अफेयर्स इज इन लाइन विद द हिंदू फिलॉसफी. मिस्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें है. मिस्टिसिज्म सूफीज़म को और के वन सोल के कॉन्सेप्ट में कि ऑल ह्यूमंस जो हैं वो इक्वल हैं. देयर आर सम सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं जो कि इनकाउंटर कर रही होती हैं. Man has been written about much has been written about mysticism in Foster's novel, primarily in A Passage to India. It is not, however, mysticism per se with which Foster has here concerned, but rather the mysticism of Hinduism. Any understanding of the mystic element in this novel requires much knowledge of the religion on the part of the reader. उसके बाद but even such knowledge will not bring complete or immediate understanding, for the Foster is not attempting to explain Hinduism or to proselytize for it. His method of dealing with it is the main elusive rather than expository. यानी बयान करने का है, explore करने का नहीं. The novel is full of unanswered questions. Mrs. Moore felt increasingly in a vision of a nightmare that though people are important, the relations between them are not.
ये लेटर ऑन उस पर डेवलप होती है कि लोग इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन हर बंदे के साथ आपका राब्ता ज़रूरी राब्ता रखना ज़रूरी नहीं है. गॉड इज़ लव, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज ऑफ इंडिया. The reader can find many other for himself, since Foster himself does not pretend to answer them. It would be presumption to do so here. In fact, part of the essence of the mysticism is its inexpressibility. It cannot be reduced to the words, to questions with the answer. यानी बहुत सारे इस दुनिया में सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता. यानी ये किसी एक अच्छे इंसान का भी किसी बुरे इंसान के साथ ताल्लुक हो सकता है. किसी इंतहाई बुरे शख्स में भी कोई बात अच्छी हो सकती है. तो ये मिस्टिसिज्म है. मतलब सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता. शायद आपने मतलब मैं आपको यूं बताऊं कि सुल्तान राही का किरदार आपने सुना होगा. सुल्तान राही इंडियन सॉरी हमारी पंजाबी फिल्मों में काम करता था और उसने जब भी किरदार किया हमेशा बदमाश का किरदार ही किया. तो मतलब हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो सुल्तान राही को बदमाश ही समझते थे कि मतलब पूरे का गाँव जो है वो मतलब उड़ा देता था. या बदमाश से मुराद सेवियर टाइप का कि जहाँ पे जुल्म होता था तो वहाँ पे सुल्तान राही आ जाता था. लेकिन यकीन माने यानी उसने जो किरदार भी अदा किया वो लड़ाई वाला ही किरदार अदा किया बदमाशों के खिलाफ. तो लेकिन जब सुल्तान रही मरा तो उसके कई बार जो है ना लोग आकर कहते थे कि सुल्तान रही हमारे बच्चों की फीस देता था, हमारे घर खाना पहुंचाता था, रात को खुद हमारे घर आटा दे जाता था. तो ये मिस्टिसिज्म में जो होती हैं चीज़ें आंसरेबल नहीं होती. देर इज़ नो रीज़न बिहाइंड द कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, उसकी कोई लॉजिक नहीं होती है. However, the reader should at least be answer of those elements that have the mystical overtones. Primarily, the character of Mrs. Moore, the echo जो वो गूंज आती है माराबार केव्स में, and its effect on her, and the many of the aspects of Hinduism. इस नॉवल का स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं. अ पैसेज टू इंडिया फॉल्स नेचुरली इनटू थ्री पार्ट्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड मुस्लिम जेंटलमैन विद अजीज एज द मोस्ट प्रोमिनेंट. वो शुरू में जो ही नॉवल रिवील होता है तो डॉक्टर अजीज और उसके चचा और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बैठे उसकी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं. It reveals the division of Chandrapur into two factions, the English and the Indians. It shows how each feels towards the other with a kind of uneasiness apparent in the differences between them. यानी उनके आपस में differences था तो वो uneasiness देखते थे एक दूसरे की तरफ, uneasiness रखते थे. It is the period before the hot weather and on the surface begins. The cave section plunges the group into the hot weather. ये हॉट वेदर से मुराद यहाँ डिफरेंसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. द केव इंसिडेंट दैट इन्वॉल्व अजीज एंड एडिला in a trial reveals the hatred that has lain below the surface in the both groups. Evil and ugliness prevails and violence erupts briefly and then besides. Be subservient to the oppressive heat. Verily in this section Foster begins to sound the temple bells. वो मीनार की घंटियां और क्रिश्चियन मिशनरी की घंटियां बजाना शुरू कर देते हैं. एंड द वॉइस ऑफ हिंदुइज्म बिकम मोर एंड मोर प्रिवेलेंट. वो है ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो सामान उतारा करते हैं. तो डेफिनेटली उस लाइंग डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए E.M. फॉस्टर ने जो मज़हब की घंटी हैं वो बजाई हैं कि एंड पर वो सारे इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि गॉड इज लव और गॉड लव टू ऑल हिज क्रिएशन और ऑल क्रिएशन इन द आई ऑफ गॉड आर इक्वल. ये वो लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस और सोशल डिफरेंसेस जो कल्चरल डिफरेंसेस इस तरह के मतलब अब दो बंदे लड़ रहे हो आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी आप भाई भाई हैं मुसलमान. अगरचा इससे सुलह हो जाती है तो लेकिन उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती इस तरह के रिलीजियस एल्योर्स के साथ ना. The trial scatters the main participants in many directions. Mrs. Moore dies en route to England. वो इंग्लैंड जा रही होती है कि रास्ते में मर जाती है.
Adela returns to England after her broken engagement. Fielding is promoted to a new position that involves travel, and Aziz and Godball retire to the Hindu state of Myo, which is the setting for the final section of the novel. ये जो हम बात में कर रहा था कि डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हुए थे, तो इन स्पाइट ऑफ क्रिश्चियन टेम्पल्स के होने के बावजूद ये वाला सेंस डेवलप होने के बावजूद कि गॉड जो है सारी क्रिएशन जो है दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड, सब सारे खुदा की नज़र में बराबर हैं, उसके बावजूद भी तो हमें हमने आज़ादी हासिल की है। इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हो गए, इसका मतलब है वो डिफरेंसेस लाई करते थे और अंग्रेज़ इतने अच्छे होने के बावजूद इंडिया छोड़ गए। अंग्रेज़ों का इंडिया छोड़ना, पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों का पाकिस्तान बनना और हिंदुस्तानों का हिंदुस्तान बनना, ये उन्हीं डिफरेंसेस की तो अलामत है। और इसका मतलब है कि नावल की पब्लिकेशन के 22 साल बाद जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने तो वो डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हुए थे। And the temple section regroups three of the main characters and, as the title suggests, brings Hinduism into the spotlight. Fielding, traveling less light than the usual, is reunited with Aziz, but Fielding's marriage makes complete reconciliation impossible. The rainy season predominates and seems to give the new life and to renew the life cycle. Although some critics seem to believe that the Foster ends the novel on a pessimistic note, the prevalence of Hinduism and its beneficent effect on the Fielding somewhat denies the charge. E. K. Brown discusses the rhyme in the book, saying that there is a rise fall rise pattern indicated in the events of the three parts of the book. In the first part, book meaning good, in the second, evil, and in the third, good again. ये राइज एंड फॉल के हवाले से प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है। गॉडबोल सॉन्ग runs as a haunting melody through the part of the book that follows the tea party popping up unexpectedly to produce strange effects. It finally comes to full fruition at the celebration of the birth of the god Krishna. जो ई एम फॉस्टर ने टेक्निक्स यूज़ किए हैं इस नावल में, अब हम वो देखते हैं। फॉस्टर्स नैरेटिव स्टाइल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवेंट्स follow one another in logical order. Structurally, his sentence style also is relatively uncomplicated, and he reproduces accurately the tones of human conversation. His handling of the idiom of the English speaking Indians is especially remarkable. इस हवाले से हम बात करेंगे। ईडियम को हम कहते हैं, जो ईडियम होता है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि ईडियम जो है वो कल्चरल एक्सप्रेशन होता है, यानी अगर इंग्लिश ईडियम है तो वो इंग्लिश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर का ये है कि न होगा नौमन तेल न राधा नाचे, तो राधा जो है वो हमारे इंडियन कल्चर का किरदार है, तो हमारे ईडियम जो है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंग्लिश ईडियम्स हैं वो इंग्लिश कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन यानी इंग्लिश स्पीक जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना हिंदुस्तान में, तो वो यहाँ के कल्चर के साथ साथ रहते, वो यहाँ जुबान जुबान भी सीख गए थे और कल्चर भी सीख गए थे। तो वो जो इंग्लिश लोगों का इंडियंस के साथ बोलने का इडियामेटिक एक्सप्रेशन था या इडियम्स का चॉइस था, वो ये रिप्रेजेंट करता था कि दे आर द हाइब्रिड वन। However, Foster's rhetorical style is far from unstable. His description of the landscape, however unattractive it may be, frequently have a poetic rhythm. He makes lavish use of the both satire and irony, and the style is especially fitting in his treatment of the English colonialism. अंग्रेजों के ऊपर जो उसकी तनकीद थी वो ज़्यादा ग्रेवियंट है, particularly in the event before the trivial in the caves section. But he is also capable of gentle humor, notably in his depiction of the high-spirited and volatile Aziz. As has been noted earlier, there are numerous themes in the symbols, such as the vast echo "Come and Come" of the Godball song, which recur throughout the novel. These are not introduced in obvious fashion, but it's not until the end of the book that their full significance is apparent. Some of the statements in the books are in the form of questions to which answers are obvious, यानी जैसे
can they be the friends? Can Indians be the friend of English? But for many of them, no answers are suggested or even employed. An indication of the philosophical nature of the novel. Foster is not the man with all answers, and perhaps he is implying that he himself is not certain whether life is, in the terms of he frequently uses, mystery or muddle or both, कि जिंदगी जो है वो राज है या कोई मखमसा है, क्या है, या इन दोनों में से कोई एक है। तो यही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो था इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि जब भी आप दूसरी नेशन को बाय ऑपरेशन होल्ड करेंगे, उसके ऊपर जुल्म और जबर रख कर हुक्मरानी करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। और जो सोशल डिफरेंसेस हैं, मतलब हमारे अंदरूनी जो खलफशारियाँ होती हैं, हमारे जो अंदरूनी डिफरेंसेस होते हैं, वो भी क्या नाम है, हमें खोखला कर देते हैं और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसके बावजूद एक ख़ास किस्म का हारमोनी जो है वो ज़रूरी होती है, और वो सोशल हारमोनी जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, नेशन उतनी ही डेवलप होती जाएगी। आज चूँकि 14 अगस्त है, तो हमारे लिए 14 अगस्त के टॉपिक पर भी यही मैसेज होता है कि हम जितने आपस में अपनी दूरियां मिटाएंगे, तो उतनी स्ट्रांग नेशन होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।